सो ब्रोकिंग सेक्टर का एनालिसिस करेंगे हम आज इस वीडियो में। जो फाइनेंशियलाइजेशन थीम हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, जिसमें ब्रोकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का हमने डिस्कशन किया था। सो ब्रोकिंग सेक्टर उस पूरी की पूरी फाइनेंशियलाइजेशन थीम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सो इसी का एनालाइज करेंगे हम इस वीडियो में। देखेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी करंट परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनका आउटलुक भी आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली 3 कंपनीज हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एंजल वन एंड 5 पैसा कैपिटल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस मॉडल, बेसिकली ब्रोकिंग पूरी जो इंडस्ट्री है उसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। तो ब्रोकिंग का ट्रेडिशनली अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ट्रेडिशनली जब मैं बात कर रहा हूँ तो प्री डिजिटल एरा बात कर रहा हूँ। लाइक जब ये जीरो था, ग्रो या अप स्टॉक्स, ये सारी कंपनीज नहीं थी। उससे पहले की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली ब्रोकिंग का बिजनेस था कि क्लाइंट अपना अकाउंट ओपन करता था एंड एक ब्रोकिंग कंपनी उसको डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। एक आरएम होता था जो उनका अकाउंट मैनेज करता था, एक डीलर होता था जो उनके बिहाफ पे ऑर्डर पंच करते थे। देन इसके साथ में उनका बैक ऑफिस पूरा मैनेज होता था। PNL हो गया, आपका ट्रांजैक्शन लेजर हो गया, पूरा का पूरा लेजर हो गया। इसके अलावा जो मेन अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग होती थी एक ब्रोकिंग कंपनी के लिए, वो होता था कि हर एक ब्रोकिंग कंपनी अपने इन्वेस्टर को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट ब्रोकिंग चार्ज करती थी। सपोज अगर कोई एक इन्वेस्टर है जो 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी कि शेयर बाय कर रहा है वो 1 लाख रुपए का, तो उस पर 2% तक की ब्रोकरेज चार्ज की जाती थी उस टाइम पे। इसके अलावा मेन इनकम तो ये ब्रोकिंग का होता था जो वो ब्रोकरेज चार्ज करते थे ट्रांजैक्शन के ऊपर। इसके अलावा क्रॉस सेल भी करती थी ये ब्रोकिंग कंपनी। सो एक पर्टिकुलर क्लाइंट को अगर उसने कैश मार्केट में अपना अकाउंट ओपन किया है, यानी कि मेनली वो डिलीवरी बाय कर रहा है किसी शेयर की, तो उसको FNO में पिच किया जाता था, करेंसी पिच किया जाता था, कमोडिटी सेगमेंट में उसका अकाउंट ओपन किया जाता था जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रोकिंग रेवेन्यू आती है। इसके अलावा क्रॉस सेल किए जाते थे मल्टीपल प्रोडक्ट, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो गए पर्टिकुलरली इंश्योरेंस स्कीम के अंडर। सो ये सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थे जिससे एक ब्रोकिंग कंपनी एक ही क्लाइंट से अलग अलग तरीके से इनकम जनरेट कर सकती थी। बट ये प्री डिजिटल एरा था। जैसे जैसे हमने देखा 2014, 15, 16 में जब डिजिटलाइजेशन हुआ और एक के बाद एक डिस्काउंट ब्रोकिंग जो कंपनीज हैं वो आती गई, जैसे जीरोधा आई, देन ग्रो आया, अपस्टॉक्स आया। सो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज आ गई है। तो इन कंपनीज ने पूरी की पूरी ब्रोकिंग सेक्टर को डिसरप्ट करके रख दिया एंड बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स थे जिनको ये इंडस्ट्री ही छोड़नी पड़ी, उनका बिजनेस टोटली बंद हो गया। बिकॉज सडनली इतना बड़ा चेंज आ गया पूरी इंडस्ट्री में कि जो मोस्टली काम 99% काम जो थे उस टाइम पे वो फिजिकल होते थे एंड हर एक चीज़ के लिए आपको एक RM चाहिए, एक डीलर चाहिए। वो सडनली बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया इन डिस्काउंट ब्रोकिंग ने, क्योंकि अकाउंट ओपन करने में ही उस टाइम पे 4-5 दिन से 1 हफ्ते तक का टाइम लगता था। बट जैसे ही ये डिस्काउंट ब्रोकर्स आए, इन्होंने विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ मिनटों में आज किसी का भी डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जिसको बहुत सारे ब्रोकर्स अडेप्ट नहीं कर पाए एंड वो ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस क्लाइंट लूज करते गए, तो जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी ब्रोकिंग कंपनीज भी थी जिनको जो फोर्स हो गई अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करने में फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्रोकर्स टू डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल। तो ये बहुत बड़ा वेव आया, बहुत बड़ा चेंज आया जब से ये डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज ने मार्केट में एंटर किया है। बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज किसको हुआ, वो है इन्वेस्टर्स को। बिकॉज जहाँ इन्वेस्टर्स पहले 2% तक का ब्रोकरेज फी पे करते थे, साल की AMC बहुत ज़्यादा होती थी एंड हर एक प्रोडक्ट पे, चाहे वो कैश में डील करे या करेंसी में डील करे या F&O में डील करे, वहाँ पे ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा चार्ज की जाती थी। मिस सेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई है जब से डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं। बिकॉज आज हर एक चीज़ इन्वेस्टर खुद सोच समझ के डिसाइड कर सकता है। ब्रोकिंग का हमने देखा कि आजकल इन्वेस्टर्स में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है। कोई भी अकाउंट अगर ओपन होता है तो इन्वेस्टर्स बार बार क्रॉस चेक करता है कि कौन सा ब्रोकर मुझे कम ब्रोकिंग चार्ज कर रहा है, कम ब्रोकेज ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई इन्वेस्टर के लिए एंड इसका ही रिजल्ट है कि हमने पिछले 3-4 साल में जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जहाँ डीमैट अकाउंट अराउंड
सिर्फ 5-6% का पेनिट्रेशन था, वो आज 12-13% का पेनिट्रेशन हो गया है इन टर्म्स ऑफ डीमैट अकाउंट सिर्फ 3 साल में। सो इतनी बड़ी ग्रोथ जो आई है, इसका सबसे बड़ा रीज़न डिस्काउंट ब्रोकिंग को जाता है। सो डिस्काउंट ब्रोकिंग ने ये सारी चीज़ें चेंज की। अब हम बात करते हैं ये जो 3 कंपनीज़ हैं, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन एंड 5 पैसा कैपिटल, इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल कैसा है। तो मोतीलाल ओसवाल से अगर हम स्टार्ट करें, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मेन बिजनेस है वो ब्रोकिंग बिजनेस है, एंड अभी भी काफ़ी हद तक वो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग बिजनेस मॉडल को ही फॉलो करते हैं। ऑल्दो उन्होंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं अपने बिजनेस मॉडल में, लाइक इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन उन्होंने डिजिटली स्टार्ट किया है, आरएम्स को काफ़ी ज़्यादा टेक अनेबल किया है, अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्लाइंट को सर्विस करें, उनसे रेफरल्स ले, उनको एक्वायर करें। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की है, बट स्टिल मोटा मोटा वे भी उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग से मिलता जुलता है। इनका सबसे जो बैड पार्ट जो मुझे लगता है इस कंपनी का, वो ये है कि इनकी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर मल्टीपल बिजनेसेस हैं। लाइक यही कंपनी ब्रोकिंग भी करती है, यही कंपनी होम फाइनेंस का काम भी करती है, यही कंपनी एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड का काम भी करती है, पीएमएस भी करती है, एआईएफ भी करती है। तो मल्टीपल अलग अलग डिवीज़न में ये डाइवर्सिफाइड है, जिसका सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि मैनेजमेंट का पूरा फोकस नहीं है ब्रोकिंग बिजनेस के ऊपर, और हम यही चीज़ देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में वैसी ग्रोथ नहीं आई है मोतीलाल ओसवाल की जैसे कि बाकी ब्रोकिंग बिजनेस ने दिखाया है, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, चाहे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ हो, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन ग्रोथ हो। ये सारी चीज़ों में मोतीलाल ओसवाल काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा है जब हम उसको बाकी प्लेयर से कंपेयर करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोतीलाल ओसवाल 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, और ये जो बाकी की कंपनीज़ हैं ये हार्डली 10-15-20 साल पुरानी कंपनीज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है इस कंपनी के लिए। दैट्स द मेन रीज़न कि मैनेजमेंट ने अब डिसाइड किया है कि अपनी ये बाकी की जो बिजनेसेस है जो कि अलाइन नहीं होते हैं डायरेक्टली इनके ब्रोकिंग बिजनेस से, उनको ये डीमर्ज करेंगे, अलग करेंगे। एंड ऑब्वियसली सेबी का भी ये गाइडलाइन है कि एक ब्रोकिंग कंपनी पैरेलली होम फाइनेंस कंपनी रन नहीं कर सकती, सो जिसकी वजह से इनको ये स्टेप लेना पड़ रहा है, चाहे फोर्सफुली हो या फिर हम कह सकते हैं एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी। तो ये एक चीज़ ये कंपनी कर रही है। अगर इनका Q1 का परफॉर्मेंस देखें तो हमने एक अलग से वीडियो में इस कंपनी का पर्टिकुलरली डिस्कस भी किया कि Q1 में रिजल्ट कैसा रहा। ठीक ठाक रिजल्ट था। अगर हम सिंपली एनालाइज करें तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखती है, बट उसका मेन रीज़न ये है कि लास्ट ईयर इनका बेस इफेक्ट था जहाँ पे सेल्स नीचे गई थी, प्रॉफिट नीचे गया था, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। दैट्स द रीज़न कि इस क्वार्टर में हमें नंबर्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, बट ओवरऑल साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। जो सबसे ख़राब पार्ट है इस कंपनी का कि ब्रोकरेज ओवरऑल रेवेन्यू में जो F&O से जो इनको ब्रोकरेज आती है, F&O से जो इनकम आती है वो अभी भी सिर्फ 54% है, जहाँ पे जो टॉप प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के उनके लिए ये नंबर 80% है। बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि F&O एक ऐसा सेगमेंट है जो मार्केट के साइकिल्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। सपोज अगर हम बात करें कैश सेगमेंट की, मुझे अगर कोई शेयर बाय करना है या शेयर अगर मुझे सेल करना है, किसी स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म, तो बहुत ज़्यादा मेरा जो सेंटीमेंट है वो डिपेंड करेगा कि मार्केट का कैसा सेंटीमेंट है। अगर मार्केट बुल रन में है तो मैं ज़्यादा शेयर बाय सेल करूँगा, अगर मार्केट बियर फेज में है तो मैं काफ़ी कम ट्रांजैक्शन करूँगा, जो हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा। एक ब्रोकिंग कंपनी का अगर ब्रोकिंग रेवेन्यू का जितना ज़्यादा परसेंट उनका डिपेंड होता है F&O से, उतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू पे इस साइकिल का इफेक्ट कम पड़ता है। बिकॉज F&O में क्या होता है, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, आपको या तो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी करनी है या फ्यूचर बाय करना है या फ्यूचर सेल करना है, ये सारी चीज़ें आप फिर भी एज अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हो। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ लगती है इस कंपनी की। ऑल्दो पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये परसेंटेज इंप्रूव हुआ है। आई थिंक कुछ टाइम पहले ये इनका परसेंटेज 45% पे था, अब ये इंप्रूव होकर के 54% के आसपास आ गया। तो इट शोज़ कि कंपनी उस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे इनको ये पता है कि हमें F&O का जो रेवेन्यू पार्ट है उसको बढ़ाना है। देन इनका जो मार्केट शेयर अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ NSE एक्टिव क्लाइंट, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी एक्टिव क्लाइंट हैं उसमें मोतीलाल का मार्केट शेयर सिर्फ 2.6% के आसपास है, 2.5 से 3% के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है अगेन अगर इसको हम कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज से। सो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट इनका ठीक ठाक है, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। कुछ जो ये एक्शन ले रहे हैं अपनी बाकी बिजनेसेस को अलग करने का, वो भी एक पॉजिटिव डिसीजन है। बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ आउटलुक हमें ये देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले टाइम में
ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है और अपने इस जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसको ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करती है। सो ये मोतीलाल का एनालिसिस था। देन सेकंड कंपनी आती है इसमें 5 पैसा कैपिटल। सो 5 पैसा कैपिटल जो है वो प्योरली डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल पे वर्क करता है। वो इट मीन्स कि ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है उनके, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं हायर करने पड़ते, कोई अलग से RM डीलर नहीं हायर करना पड़ता। सो ये सारी कॉस्ट उनकी कम है, प्योरली ब्रोकिंग डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल पे ये कंपनी काम करती है। एंड इनका अगर हम मार्केट शेयर देखें तो ओवरऑल रिटेल कस्टमर्स में, रिटेल इन्वेस्टर्स में इनका जो मार्केट शेयर है वो 3.13% का है, जो कि लास्ट ईयर से आई थिंक 0.6% इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम देखें तो 0.12% के आसपास की इंप्रूवमेंट आई है। इसका मतलब मार्केट शेयर ये कंपनी गेन कर रही है, इंप्रूवमेंट आई है। देन इनका भी जो मेन रेवेन्यू है F&O से आता है। एग्जैक्टली नंबर तो कंपनी ने अपने इस इन्वेस्टर PPT में नहीं दिया है Q1 के, बट हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि इनका, बिकॉज सिक्लिकलिटी का असर इस कंपनी में काफ़ी कम हुआ है, तो वी कुड अज्यूम कि ये नंबर इनका 70% से तो ऊपर ही रहा होगा F&O वाला पार्ट, बिकॉज कंपनी ने एक अलग से प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है फॉर देयर F&O कस्टमर्स, जहाँ पे 360 समथिंग करके वो प्लेटफॉर्म का नाम है, जहाँ पे ये स्पेशली अपने ट्रेडर्स को जो F&O में काम करते हैं उनको स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं, कस्टमाइज सर्विसेज देते हैं, जहाँ पे उनका ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। सो ये इन सारी चीज़ों पे फोकस ये दिखाता है कि कंपनी का जो फोकस है वो F&O वाले पार्ट पे ज़्यादा है। Q1 का रिजल्ट अगर हम देखें तो इनका एवरेज रिजल्ट था। ग्रोथ सेल्स में या रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं थी, मार्जिन इनके बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए थे और प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया था। बट अगेन सेम रीज़न इसका रीज़न ये है कि लास्ट ईयर इनको कुछ पेनल्टी पड़ी थी जो कि इस क्वार्टर में नहीं था, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट ग्रोथ इनका डबल होता दिख रहा है। बट ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक है, एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। बट अगेन हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में वो इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रहती है या नहीं। बट इन टर्म्स ऑफ आउटलुक मैं मोतीलाल ओसवाल और 5 पैसा कैपिटल दोनों को ही अभी मैं वेट करूंगा कि इनका आने वाला टाइम कैसा रहता है। अभी बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटलुक मुझे लग नहीं रहा है इनका। थर्ड कंपनी आती है एंजल वन। सो एंजल वन ट्रेडिशनली एक ट्रेडिशनल ब्रोकर बिजनेस मॉडल था, जो कि इन्होंने ग्रेजुअली कन्वर्ट किया अपने आप को एक डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल में। एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन किया इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल का। आई थिंक पिछले 4-5 सालों में ये ट्रांजिशन किया है इन्होंने। और चाहे हम मार्केट शेयर की बात करें इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन, इन टर्म्स ऑफ NSE एक्टिव क्लाइंट, इन दोनों इन हर एक पैरामीटर पे ये कंपनी मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग कंपनीज को पीछे कर देती है। इनफैक्ट कहीं ऐसे बड़े बड़े बैंक्स के जो ब्रोकिंग बिजनेस हैं, लाइक कोटक सिक्योरिटी हो या HDFC सिक्योरिटी हो, वो भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू NSE एक्टिव क्लाइंट मार्केट शेयर। एंजल का आई थिंक 12% के आसपास का मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ NSE एक्टिव क्लाइंट, जो कि हमने मोतीलाल ओसवाल का देखा था 2.5 से 3% था। सो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है इनकी। देन इनका क्लाइंट एक्विजिशन हर मंथ अगर हम देखें तो 3% 4% की ग्रोथ होती है उसमें ऑन अ कांस्टेंट बेसिस। रेवेन्यू अगर हम देखें Q1 में हमने इनका जो रिजल्ट देखा था अराउंड 18-19% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ था, प्रॉफिट ग्रोथ इनका 21% के आसपास था। तो रिजल्ट वाइज भी Q1 का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कंपनी ने अपना जो डिस्काउंट ब्रोकिंग है उसको तो कंटिन्यू रखा ही है, बट इसके साथ में ये धीरे धीरे पैरेलली हर एक फेज में घुसते जा रहे हैं, हर एक सेगमेंट में एंटर करते जा रहे हैं। लाइक इन्होंने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया अपने इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि जो इन्वेस्टर इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्ट करते थे, सेम इन्वेस्टर अब म्यूचुअल फंड भी इनके प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। आने वाले टाइम में ये इंश्योरेंस भी लॉन्च कर रहे हैं। सो वही कस्टमर बिना किसी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी RM या डीलर के प्रेशर के, अपने मन से अगर उसको कल को कोई इंश्योरेंस बाय करना है तो वो भी वो डायरेक्टली एंजल वन से बाय कर सकता है, बिकॉज ये कंपनी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर रही है। आगे चल के इनका लोन का भी प्लान है कि जो अभी ये सिर्फ ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, और आगे चल के इनका प्लान है कि पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, इस तरीके के लोन्स की सर्विसेज भी ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। सो बहुत ही एग्रेसिव है ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्लान। और अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर्स इनके देखते हैं तो लगातार जो कंपनी ने गाइडेंस दी है उसको ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस अचीव किया है इस कंपनी ने। सो अगर तीनों कंपनी को एनालाइज करें तो ऑब्वियसली एंजल वन आउट परफॉर्म कर रही है करंट परफॉर्मेंस में भी और आउटलुक में भी।
अगर वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो एंजल वन का जो आज का पी मल्टीपल है वो 18 का है, बट इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 19-20% है, और जो पैट की ग्रोथ है, जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो अबव 20% है। सो ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव लगता है कंपेयर टू अदर टू स्टॉक्स। ऑब्वियसली आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैक हमें करते रहना पड़ेगा। एक जो सेटबैक आया था एंजल वन का कि सेबी ने एक पनिशमेंट दी थी इनको बिकॉज ऑफ सम वायोलेशन ऑफ सम रूल्स। तो इनका जो ऑथोराइज पर्सन यानी कि जो सब ब्रोकर वाला डिवीज़न है उसमें कोई भी नया सब ब्रोकर ऑनबोर्ड करने से सेबी ने इनको 6 मंथ्स का बैन लगा दिया है। सो आई थिंक उसमें 3 मंथ्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। वो बैन जो है वो आने वाले 2-4 महीनों में और कंटिन्यू रहेगा। सो Q2 का रिजल्ट इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि वो जो सब ब्रोकर वाला पार्ट है वो करीब 24-25% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में। तो ये देखना होगा कि Q2 में इस बैन से इनके ओवरऑल रेवेन्यू पे कितना इफेक्ट पड़ता है। बट जो लास्ट मंथ का इन्होंने जो क्लाइंट एक्विजिशन का जो डेटा दिया था उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखा नहीं है। अभी भी मंथ ऑन मंथ क्लाइंट एक्विजिशन में 3-4% की ग्रोथ इस कंपनी ने मेंटेन रखी है, और डिजिटली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है ये कंपनी। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इतने सारे प्लान हैं, इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं। सो ये सारे प्रोडक्ट करने से होगा क्या, कस्टमर्स को अगर कोई कस्टमर एंजल वन के साथ जुड़ा है तो उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं कि वो किसी और कंपनी के पास जाए, मे बी इंश्योरेंस के लिए या म्यूचुअल फंड के लिए या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। सो ये सारी चीज़ें अगर एक ही जगह पे उसको कोई कंपनी प्रोवाइड कर देगी तो क्लाइंट रिटेंशन बढ़ जाएगी। और क्लाइंट रिटेंशन भी अगर हम डेटा देखें एंजल वन का तो अक्रॉस द इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बेस्ट है ये एंजल वन का, अगर हम क्लाइंट रिटेंशन की भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे एंजल वन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आउटलुक भी अच्छा है। जस्ट हमें ये पार्ट देखना है कि वो जो ऑथोराइज पर्सन वाला पार्ट है उससे कंपनी के रेवेन्यू पे कितना इफेक्ट पड़ता है Q2 के रिजल्ट में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था ब्रोकिंग कंपनीज का। नेक्स्ट वीडियो में जो 2 कंपनीज हैं पेंडिंग, वो प्योर ब्रोकिंग नहीं है, उनका बिजनेस मॉडल हम कह सकते हैं काइंड ऑफ एसेट मैनेजर्स हैं और काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बिजनेस वाली कैटेगरी में भी आते हैं। उन 2 कंपनीज की हम बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।